चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली। तो वन बाय वन हम लोग पहले देखें कौन सा फैमिली की बात करने जा रहे हैं। ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीजन फैमिली है इसी को हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि इस जो फैमिली का नाम है इट इज ऑल्सो नोन एज चाल्कोजेन। पहला पॉइंट, इट इज ऑल्सो नोन एज इसी को चाल्कोजेन भी कहा जाता है। और चाल्कोजेन का मीनिंग होता है ओर फॉर्म, जो ओर का फॉर्मेशन करता है। तो चाल्कोजेन का सेंस क्या हो गया, ओर फॉर्मिंग। तो पहले तो आप इस बात को बैठा लीजिए कि ऑक्सीजन फैमिली को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, कौन सा, चाल्कोजेन के नाम से जानते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, ओर फॉर्मिंग होता है। दूसरी बात की अगर हम इसमें नेचर की बात करें तो आपको पता है कि कैसो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम, पॉलिनम। जो कि पॉलिनम जो है आपको रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा नेचर का है, रेडियो एक्टिव है। तो आप पहले इस बात को बैठा लो कि पॉलिनम का जो प्रॉपर्टी होगा वो कैसा नेचर का रखने वाला है। पॉलिनम आपका रेडियो एक्टिव है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें तो इस वाइज अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन सल्फर जो है इसमें पकड़ता है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नेचर वाइज कैसा है, ये नॉन मेटालिक नेचर का है। सिलीनियम टैलोरियम की बात करें तो सिलीनियम टैलोरियम में मेटलॉइड नेचर होता है। मेटलॉइड कहने का सेंस कि इसमें मेटालिक नेचर भी होगा और नॉन मेटालिक नेचर भी होगा। और पॉलिनम की बात करें तो पॉलिनम जो है आपका ये मेटालिक नेचर रखता है, बट दिस वन इज रेडियो एक्टिव। कैसा नेचर का है, रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो अगेन जल्दी से आप समझ लो, ऑक्सीजन सल्फर आपका नॉन मेटल, सिलीनियम टैलोरियम मेटलॉइड, पॉलिनम आपका कैसा नेचर रखता है, आपको ये रेडियो एक्टिव है। दूसरी बात मेटालिक नेचर रखता है। दूसरी बात वो कि अगर हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करें इसमें तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज बोलोगे कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो होगा NH2 NP4। क्या होने वाला है इसका जनरल फॉर्मूला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर इसका जनरल फॉर्मूला बोले तो NH2 NP4, जहां N का सेंस हो गया आपको पीरियड नंबर, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना बाबू, इसमें अगर हम मैजिक नंबर वाइज बात करें, हमने आपको हर एक का मैजिक नंबर बताया। इसका जो मैजिक नंबर है ये है 8, 18, 18, 32। मैजिक नंबर के हेल्प से क्या फायदा होता है कि अगर आपको एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता है तो नेक्स्ट का आप आसानी से बता सकते हो। जैसे आप सपोज करो कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एलिमेंट लिया है, फिर क्या किया है, एलिमेंट के बाद इस तरफ मैंने एटॉमिक नंबर और यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि क्या क्या है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम, पॉलिनम। तो इसको आप सिनोमिक वाइज याद रख सकते हो। ओ से ओल्ड, एस से स्टाइल, एस से टी से टी, पीओ से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। एटॉमिक नंबर वाइज बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और मैजिक नंबर 8, 18, 18, 32 है। तो 8 में 18 जोड़ दोगे तो अगला का हो जाएगा 16, 16 में 18 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 34, 34 में 18 जोड़ दोगे तो 8 4 12 और 3 1 4 52, 52 में 32 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 84। तो ये हो गया इसका एटॉमिक नंबर। क्या क्या है बताओ, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16, सिलीनियम 34, टैलोरियम 32 और पॉलिनम 84। कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बहू तो सबसे पहला आपको पता है इनर्ट गैस क्या आता है दिमाग में रखने के लिए, हीलियम। अगला आता है नियॉन, उसके अगला आता है आर्गन,
फिर आएगा क्रिप्टॉन, अगला का आएगा जेनॉन। अब बस इनॉर्ड गैस लिखते चले जाओ और जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है ये बता दो। आपने देखा है कि सो जितना भी है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP4 चाल्कोजेन का, तो यहाँ लिखेंगे 2S2 2P4, यहाँ लिखेंगे 3S2 3P4, तो 3S2 3P4। अगला का अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इसका लिखेंगे 4S2 4P4 और इसके बीच में आएगा 3D10। नेक्स्ट का अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे 5S2 5P4 और फिर यहाँ लिखेंगे 4D10। अगला का लिखना हो, छठा पीरियड का है तो बस, अरे यार देखो ऑक्सीजन सेकंड का है तो N के जगह 2 डाल दिए, 2S2 2P4। सल्फर सेकंड थर्ड का है तो 3S2 3P4, सिलीनियम 4 4S2 4P4, फिफ्थ 5S2 5P4 और पॉलिनम सिक्स्थ का है तो आप क्या लिखोगे 6S2 6P4। यहाँ पे 6 के बाद आएगा 5D10 और लास्ट वाले में F आना स्टार्ट हो जाता है तो 4F14। ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है। तो अगेन फिर से मैं आपको रिकॉल कर दूं, ऑक्सीजन फैमिली हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नेम है ऑक्सीजन फैमिली को ही हम लोग चाल्कोजेन भी कहते हैं, जिसका मीनिंग होता है ओर फॉर्मिंग। ऑक्सीजन सल्फर बबू तुम्हारा जो है नॉन मेटालिक नेचर रखता है, सिलीनियम टैलोरियम का मेटलॉइड और पॉलिनम आपका मेटालिक नेचर रखता है। जहाँ पे पॉलिनम का जो बात करोगे तो पॉलिनम आपका रेडियो एक्टिव है, जिसमें आप पॉलिनम का टी हाफ बोल सकते हो। इसका हाफ लाइफ जो होता है, पॉलिनम का जो टी हाफ होता है वो होता है 13.8 डेज होता है। ठीक है, 13.8 डेज होता है पॉलिनम का हाफ लाइफ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दिया है, NH2NP4 है। मैजिक नंबर ऑक्सीजन फैमिली के लिए 8 18 18 32। मैजिक नंबर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर फर्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर पता हो तो अगला का निकालना बहुत आसान हो जाता है। उसमें क्या करना है कि अगला में निकालने से पहले ये नंबर को जोड़ते जाना है। 8 में 8 जोड़ दो 16, 16 में 18 जोड़ दो 34, 34 में 18 जोड़ दो 32, 32 में 18 जोड़ दो 32 में 32 जोड़ दो, आपको 84 हो जाएगा। और कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जिनॉन। देखो 2s2 2p4 3s2 3p4 और 4s2 4p4, तो 4 से पहले आएगा 3, तो 3 गायब है तो 3। 5s2 5p4 5 से पहले 4 आएगा। 6s2 6p4 6 के बाद sp, उससे पहले d और d के बाद जो 4 है ये 4f होगा। मतलब कि पॉलिनम के केस में आपको 4f14 आ जाता है। कितना आ जाता है, 4f14 आ जाता है। तो बैठा लीजिए जो टर्म मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि सो इसका नेचर कैसा होगा। तो अक्रेंस की बात करने जा रहे हैं। तो अक्रेंस वाइज अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, अक्रेंस वाइज अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है कि ऑक्सीजन है, फिर क्या है बोलते जाओ, सल्फर, उसके बाद सिलीनियम, फिर टैलोरियम, नेक्स्ट पॉलिनम। तो बाबू जो पॉलिनम तो आपको मैंने बोल ही दिया है, ये कैसा नेचर का है, रेडियो एक्टिव है। तो ऑक्सीजन का एग्जिस्टेंस बात करोगे, ये नेचर में O2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फर एसिड के फॉर्म में, सिलीनियम Se8 के फॉर्म में और टैलोरियम Te8 के फॉर्म में। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन आपको, ये आपका गैसेस नेचर का होता है। बाद बाकी जितना भी है ये आपका ऑक्टा एटॉमिक नेचर है। कैसा नेचर का है, ऑक्टा एटॉमिक है, मतलब एटॉमिसिटी इसका 8 होगा और ये वो आपको सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में। तो सबसे पहला जो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीजन फैमिली को अगेन फिर से सुन लेना है, चाल्कोजेन कहते हैं। क्या क्या है, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम टैलोरियम पॉलिनम। ऑक्सीजन में मैंने आपको बता दिया था ऑक्सीजन सल्फर नॉन मेटल है, सिलीनियम टैलोरियम मेटलॉइड है, पॉलिनम आपका कैसा है, मेटल नेचर रखता है लेकिन ये रेडियो एक्टिव है। इसका टी हाफ मैंने बता दिया 13.8 डेज होता है। उसके बाद आपको जनरल कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया क्या है, NH2 NP4 और मैजिक नंबर 8 18 18 32 के फॉर्म में, ठीक है ना। नेचर अगर बात करें तो नेचर किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऑक्सीजन O2 सल्फर एसिड सिलीनियम Se8 टैलोरियम Te8 और पॉलिनम के बारे में तो आपको पता ही है कि ये रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो सिर्फ ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है, जबकि रिमेनिंग सारा का फेज कैसा है, सॉलिड फेज है। अब बात करते हैं बाबू साइज वाइज अगर बात करते हैं तो एटॉमिक साइज का कैसे आप बात करोगे। तो साइज वाइज अगर बात करें
एटॉमिक साइज की बात करें तो साइज वाइज आपको पता है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज बढ़ेगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलोरियम की बात करने जा रहे हैं। तो टैलोरियम और पॉलिनम भी ले लेते हो तो आप क्या बोलोगे, नीचे आ रहे हो तो साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। डाउन द ग्रुप जाने से साइज बढ़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज पॉलिनम, तब टैलोरियम, तब सेलेनियम, तब सल्फर और उसके बाद ऑक्सीजन। ये किसका ऑर्डर है, एटॉमिक साइज का ऑर्डर है। इसमें हम लोग जनरली पॉलिनम का बात इसलिए भी नहीं करते क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिर भी आप लिख लो सबसे ज्यादा जो आपको एटॉमिक साइज होता है वो किसका होता है, पॉलिनम का होता है अगेन, उसके बाद टैलोरियम का, फिर सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन का होता है। बहु अगली बात आता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फैक्टर पे बात करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना है हमें। जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है En जो है वो आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतना ही ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि सबसे छोटा साइज ऑक्सीजन का है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, तब सल्फर, तब सेलेनियम, तब टैलोरियम और लास्ट में होगा पॉलिनम। और ऐसा ये किसका ऑर्डर है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्योंकि साइज के साथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का जो रिलेशन है वो कैसा आपको आने वाला है, इनवर्सली आने वाला है। तो एकदम ध्यान से, पहला एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, दूसरा आपने क्या देखा, दूसरा आपने देखा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर का बात हम लोग किए हैं, तो वो साइज के साथ कैसा रिलेशन रख रहा है, इनवर्सली है। ऑक्सीजन के बारे में आपको मैंने जो बताया उसको बैठा लेना है। ऑक्सीजन आपको डायटोमिक नेचर का होता है, जबकि नीचे का सारा ऑक्टेटोमिक होता है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। इसकी बात करने जा रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जरा ध्यान से समझना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या कहता है। बाबू जो आई है वो भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है। जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो आयोनाइजेशन एनर्जी वाइज हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा जो आई होगा वो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा ऑक्सीजन, तब सल्फर, उसके बाद सेलेनियम, तब टैलोरियम। क्योंकि साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा आई होता है ऑक्सीजन, तब सल्फर, तब सेलेनियम, तब टैलोरियम। डेंसिटी की बात करते हैं बाबू। अब जरा ध्यान से सुनना, डेंसिटी कैसे सोचेंगे। अगर डेंसिटी की बात करते हो तो डेंसिटी के लिए क्या रिलेशन है, पहले तो हमें ये देखना है। तो डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय में वॉल्यूम। तो डेंसिटी होता है मास बाय में वॉल्यूम। तो आपको पता है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम की बात करें हम, तो हमें पता है कि नीचे की ओर आते हैं, ग्रुप में आते हैं तो एटॉमिक मास बढ़ता है। आप बोलोगे सर एटॉमिक मास बढ़ता है तो वॉल्यूम भी तो बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो सर एटॉमिक मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डेंसिटी तो घटना चाहिए। तो बाबू अगर हम बात करें तो ड्रास्टिक चेंज होता है मास में। ड्रास्टिक चेंज किस में होता है, मास में। मास ड्रास्टिकली बढ़ता है, एटॉमिक मास में होता है। तो अब बताओ एटॉमिक मास, उसलिए नेट इफेक्ट हम लोग मास से ही लेते हैं, तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। अब चूंकि एटॉमिक मास बढ़ रहा है, अब देखो एटॉमिक मास यहाँ पे बढ़ रहा है, तो बढ़ने से डेंसिटी और एटॉमिक मास का रिलेशन कैसा है आप बताओ। डेंसिटी और एटॉमिक मास का रिलेशन बोलेंगे कि किसो डायरेक्टली है। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होगा वो होगा ऑक्सीजन, तब सल्फर, तब सेलेनियम, तब टैलोरियम और लास्ट में होगा पॉलिनम। पॉलिनम तो हटा के ही चला करो क्योंकि वो कैसा नेचर का है, रेडियो एक्टिव नेचर का है। तो फिर से एक बार बोल दे आपको क्या क्या हमने सिखाया। सबसे पहले आपको दिमाग में रखना, ऑक्सीजन फैमिली को चाल्कोजेन कह रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। ग्रुप का नेम ऐसे याद रख सकते हो, ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टैलोरियम, पॉलिनम। पॉलिनम रेडियो एक्टिव है जिसका टी हाफ होता है 13.8 डेज। ऑक्सीजन सल्फर बाबू नॉन मेटल है, सिलीनियम टैलोरियम आपका मेटलॉइड है, पॉलिनम आपका मेटालिक नेचर रखता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने आपको कुछ टर्म्स और भी समझाए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 है। तो सेकंड पीरियड है तो 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, 5s2 5p4, इस तरह से। पॉलिनम में 4f आने लगता है। मैजिक नंबर मैंने आपको बता दिया था 8, 18, 18, 32।
ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, O2 गैसेस फॉर्म में, जबकि नीचे वाला सारा का सारा ऑक्टाएटॉमिक नेचर का होता है, सॉलिड होता है। एटॉमिक साइज की बात करोगे, डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का रिलेशन इनवर्सली है साइज के साथ, आयोनाइजेशन भी इनवर्सली है। डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी का रिलेशन जो है एटॉमिक मास के साथ डायरेक्टली है, तो मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगा। तो नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप चेंज कर लो। यहाँ डेंसिटी की अगर हम लोग जो बात किए हैं तो डेंसिटी नीचे जा रहा है तो एटॉमिक मास बढ़ रहा है। अब बढ़ रहा है तो इस वजह से डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वॉल्यूम का कोई खास इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ड्रास्टिक चेंजिंग किसमें होता है, मास में चेंजिंग होता है, तो इसलिए हम लोग मास को कंसीडर करते हैं। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा बोलेंगे टेलोरियम का, तब सेलेनियम का, तब सल्फर का, और लास्ट में ऑक्सीजन का। चलिए अब बात करने वाले हम लोग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की। तो अगर हम मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आप कैसे बोलोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर, तब सेलेनियम, और उससे ज्यादा होता है टेलोरियम का। ये हो गया आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब वो जरा ध्यान से समझना, ये तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का बात कर लिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, तो इसमें कैसे कहना है हमें, इसी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पॉलिनम। तो बाबू देखो ऑक्सीजन चूंकि क्या है कि ऑक्सीजन का ऑलरेडी एक एटॉमिक साइज तो काफी छोटा होता है, और आपको बता दें कि एटॉमिक साइज के साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो रिलेशन है वो इनवर्सली है। जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा होता है उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा होता है। क्या मैंने बोला, जिसका एटॉमिक साइज जितना छोटा हो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ही ज्यादा। तो उस वाइज सबसे ज्यादा होगा ऑक्सीजन का, तब सल्फर, तब सेलेनियम, तब टेलोरियम। और अगर आपने ऐसा लिखा है तो ये आपको रॉन्ग हो जाएगा। अब क्यों रॉन्ग होगा इसका कारण समझो। एक्चुअली क्या है कि ऑक्सीजन की बात करें, अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का बहुत ही स्मॉल साइज है। तो ऑक्सीजन में अगर बात करते हैं तो ये आपका न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इस तरह से जरा ध्यान से देखना, इसके पास 2 सेल है। अब बात करो तो इसमें आपको 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही यहां पे होने लगता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है, क्योंकि छोटा साइज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है ना। आप यहाँ पे एक काम करो, ऑक्सीजन का जब लिखोगे तो 2p6 होता है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, जरा ध्यान से देखना, 3 3 6। जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें बहुत ज्यादा हाई होता है। तो डेंसिटी हाई होने की वजह से when extra electron added, ऐड करते हैं, then electronic repulsion occur, electronic repulsion occur। और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होने के वजह से ऑक्सीजन का लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और ये ऑक्सीजन जो है ड्रास्टिकली ये सबसे पीछे आ जाता है। तो सबसे ज्यादा जो एफिनिटी होता है वो सल्फर, तब सेलेनियम, तब टेलोरियम, और लास्ट में आ जाता है ऑक्सीजन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर सेलेनियम टेलोरियम ऑक्सीजन में सल्फर का कम है, क्यों कम है ऑक्सीजन से, तो आपको बोलना है कि ऑक्सीजन का साइज बहुत छोटा है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा,
और जल्दी नॉट इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नॉट इजिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इस वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये हम लोग बात किसकी की है, ऑक्सीजन एटम की बात किए हैं। ये ऑक्सीजन एटम का एफिनिटी कम क्यों होता है, तो कारण सिंपल सा है। कारण क्या है, आपके सामने है कि जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा, रिपल्सन बढ़ने की वजह से इसका एफिनिटी क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है बाबू, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे आपसे अगर पूछे कि ऑक्सीजन सल्फर में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है कि वह ऑक्सीजन हैविंग लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर, तो आपको बोलना है कि सो जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, सिंस एफिनिटी मस्ट बी ग्रेटर देन ऑक्सीजन का जो एफिनिटी है वो ज्यादा होना चाहिए सल्फर से, but due to a small size and high electron density when extra electron is added then electronic repulsion occurs, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाया तो एफिनिटी का मतलब ही होता है जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से गेन कर, तो नहीं गेन कर पा रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है और ऑर्डर हो जाता है सल्फर, सिलीनियम, कैलोरियम, और लास्ट में चला जाता है ऑक्सीजन का। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी का। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी बात करने जा रहे हैं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का बात करते हैं। ठीक है ना, तो ओनली सल्फर में बाबू आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, पूरे ऑक्सीजन फैमिली में इन all element of chalcogen, in all element of chalcogen only oxygen show catenation property, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सिर्फ ऑक्सीजन में बाबू कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, लॉन्ग से लॉन्ग चेन बना सकता है ये, सिर्फ कौन सा, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ सल्फर रखता है पूरे ऑक्सीजन फैमिली में। अगर आपसे कोई पूछे कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें आएगा, तो आपको बोलना है कि ओनली सल्फर शो कैटिनेशन प्रॉपर्टी पूरे ऑक्सीजन फैमिली में। तो इंटायर ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा कैटिन, मतलब कि पूरा ऑक्सीजन फैमिली में कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसमें आ रहा है, सल्फर में। मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, नीचे की ओर बढ़ रहा है। एफिनिटी ऑक्सीजन का जनरली ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, कारण है कि साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से क्या होता है कि कैसे जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो आसानी से क्या होता है कि एफिनिटी घटता है, इसलिए क्योंकि एटॉमिक साइज छोटा है। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो ये आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता, इस वजह से इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, घट जाता है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी हो गया, हम लोग क्या किस चीज कैसे पे बात कर लिए, मैंने आपको जो जो टर्म्स बताया है, सबसे पहले तो आप उस बात को बैठा लो कि सबसे पहला टर्म हुआ था आपका कि ऑक्सीजन फैमिली में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहला देखा कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, कैलोरियम, पॉलेनम। एक बार जल्दी से, ऑक्सीजन आपको O2 फॉर्म में, नीचे वाला आपको ऑक्टाएटॉमिक मतलब कि F8 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये आपका गैसेस नेचर का है, ये आपका सॉलिड नेचर का है। नीचे आ रहे हो साइज बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, नीचे आ रहे हो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी घट रहा है, नीचे आ रहे हो डेंसिटी बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हो मेल्टिंग पॉइंट पब्लिक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और उसके बाद आपको मैंने इसमें भी बताया था एफिनिटी वाइज ऑक्सीजन का कम जाता है एफिनिटी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी ओनली सल्फर शो करता है, ये सब आपने देख लिया है। चलिए अब बात करने जा रहे हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज वाइज, फिजिकल प्रॉपर्टी वो सब था, अब आप आगे की ओर देखने जा रहे हो केमिकल प्रॉपर्टीज का। क्या है केमिकल प्रॉपर्टी में, सबसे पहला टर्म आता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात अगर हम लोग करें तो ऑक्सीजन फैमिली में आपको
दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर OS की बात करते हैं तो OS वाइज आप दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट बोलोगे। फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा जो कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो आपको +6 के बराबर होगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो ग्रुप -8 के बराबर होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आप तो इतना जानते ही होंगे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो ग्रुप नंबर के बराबर होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप -8 के बराबर होता है। तो बताओ ग्रुप कौन सा है, ये ऑक्सीजन फैमिली कौन से ग्रुप का है, छठा ग्रुप का है, ठीक है ना। जो आपने लिखा है ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम और पॉलिनम जो जानते हो ये 6th ग्रुप का है, ठीक है ना, रोमन में, और न्यूमरल वैल्यू में ये 16th का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ग्रुप है, कौन सा है ग्रुप बताओ, ये 6 - 8 करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -2। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितना दिखाई देगा, -2। अब वो जैसे कि बात करें, आपको पता है ना कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, जैसे कि आपने देखा है कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम और पॉलिनम तो आपको रेडियो एक्टिव है। तो नीचे की ओर आपको पता नहीं ये वाला दो नॉन मेटल है, कैसा है ये नॉन मेटल है, ये आपका मेटलॉइड है, और ये इसमें मेटालिक नेचर होता है। तो हम क्या कहेंगे कि सो आपको पता ना कि अगर हम बात करें कि सो डाउन द ग्रुप अगर हम लोग जा रहे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। कारण सिंपल सा है, कारण ये है कि सो डाउन द ग्रुप मेटालिक नेचर बढ़ता है, तो मेटालिक वाला कभी भी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद नहीं करेगा। तो डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, डिक्रीजेस because metallic character increases, metallic character increases। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, -2 का स्टेबिलिटी घटेगा, कारण है कि सो आप देखो ऊपर वाला ऑक्सीजन, सल्फर नॉन मेटालिक है, सिलीनियम, टैलोरियम मेटलॉइड है, और पॉलिनम में आपको मेटालिक कैरेक्टर होता है। तो नीचे जाओगे तो आपको मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो मेटल कभी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करेगा, इसलिए -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, आपको स्टेबिलिटी घटे। वही लिखे हैं कि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस बिकॉज मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। अब मेटल कभी भी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखना बाबू, ये तो टर्म हो गया। ऑक्सीजन की अगर बात करें छोटू, तो ऑक्सीजन जो है बाबू ये आपको क्या क्या शो करता है, ये आपको शो करता है -2 टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जल्दी बोलना है, -2 से लेके +2 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या क्या हो सकता है, -2 से लेके +2। जैसे आप देखो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा है O2F2, ठीक है, मैंने लिखा है O2F2 का बात किया, सबसे पहले बात कर रहे हैं H2O2, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं H2O, फिर बात कर रहे हैं हम लोग O2, उसके बाद बात कर रहे हैं KO2। तो ये सब में आप देखो H2O2 में बात करोगे तो -1 आएगा, H2O में बात करोगे -2 आएगा, O2 में 0 आएगा, KO2 की बात करोगे तो आपको -½ आ जाएगा, O2F2 की बात करोगे तो +1 आएगा, OF2 की बात करोगे तो यहाँ पे +2 आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो आप ऑलरेडी रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ते भी हो। तो पहला तो आप ये पॉइंट को लिख लेना, अगला पॉइंट की ऑक्सीजन शो -2 टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 से लेके +2 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये है ऑक्सीजन के बारे में। आपने ऑक्सीडेशन स्टेट देख लिया, मैक्सिमम है +6, मिनिमम है -2, और मिनिमम के बारे में भी हम लोग बात कर लिए। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, ऑक्सीजन कभी भी आपको +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं शो करने वाला है। तो क्या कहने वाले हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपने देख लिया, क्या क्या देखा जल्दी से। ऑक्सीजन है, यहाँ एक बार जल्दी देख लेना है, सल्फर है, सिलीनियम, टैलोरियम, पॉलिनम। ऑक्सीजन का अगर हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको दिखाई दे रहा है -2 टू +2। और नीचे वाला जितना भी है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट का बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आप बोलोगे +2 +4 +6, इसका ये ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2 +4 +6। तो जल्दी से आप बता दो कि ऊपर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपको क्या दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली एंड ओनली -2 से +2 तक होगा, जबकि अब -2 से +2 में क्या क्या आएगा ये भी आपको पता होना चाहिए। -2 -1, ठीक है, -½ -1/3 भी आता है, ठीक है ना। उसके बाद 0 1 2 इतना आता है, जबकि रिमेनिंग जो है ऑक्सीजन छोड़ के जो है +2 +4 +6 शो करता है। जहां मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आपको बोल सकते हो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो बोलना है कि +4, +6 होता है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होने वाला है वो क्या होने वाला है, +4 और +6 होने वाला है। अब बात करते हैं इनर्ट पेयर की वजह से। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, आपको पता है कि ये ऑक्सीजन फैमिली पी ब्लॉक से बिलोंग करता है, और पी ब्लॉक में कौन सा इफेक्ट लगता है, इनर्ट पेयर का। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम और पॉलिनम को तो छोड़ ही दो। तो आप बात करोगे तो अगर हम इस पे इनर्ट पेयर वाइज बात करें तो इनर्ट पेयर वाइज हम लोग बोलेंगे कि इसमें दो तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। एक होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि आपको पता है कितने के बराबर होता है, ग्रुप -2 के बराबर होता है। और एक होगा मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर के वजह से जो मिनिमम निकलता है ग्रुप माइनस मैक्सिमम वाला। तो आपको पता है कि आपको ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वाला अगर ग्रुप नंबर के बराबर होता है तो ग्रुप कौन सा है, छठा, तो 6 करेंगे। अब मिनिमम निकलता है ग्रुप -2 से, तो ग्रुप क्या है, 6 - 2 यानी कि ये 4 होगा। तो आप पहले इस बात को हाईलाइट कर लो कि इनर्ट पेयर के वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो आता है 4। अब हम लोग ये बात करने वाले हैं स्टेबिलिटी ऑफ +6 oxidation state decreases down the group while stability of +4 oxidation state increases down the group। और ये सिंपल सा कारण होता है इनर्ट पेयर का, डाउन द ग्रुप। जैसे कि मान लो आपको पता है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टैलोरियम, पॉलिनम की अगर बात करें हम लोग, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन का कैपेसिटी नहीं है कि वो ना ही ये +4 शो करेगा ना ही +6, तो इसको तो छोड़ दो। अब बात करते हैं डाउन द ग्रुप जाएंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट बबू बढ़ेगा, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो घटेगा। कारण होता है इनर्ट पेयर। तो इनर्ट पेयर के वजह से क्या क्या बात को बैठाना है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि ग्रुप नंबर है ये डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी घटने वाला है, जबकि +4 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप
बढ़ने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, ऐसा होता है। तो आप बताओ कि अगर +4 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोले तो +4 का स्टेबिलिटी वाइज आप बोलोगे सबसे ज्यादा +4 का स्टेबिलिटी होगा पॉलिनम का, फिर होगा टेलोरियम का, उसके बाद होगा सिलीनियम का और लास्ट में होगा सल्फर का। जबकि +6 का स्टेबिलिटी ऑर्डर बोले, मैंने बोला +4 का स्टेबिलिटी नीचे की ओर बढ़ेगा, जबकि +6 का स्टेबिलिटी नीचे की ओर घटेगा। तो +6 का स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा सल्फर, सिलीनियम, टेलोरियम, पॉलिनम का। तो ये हो गया आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपने देख लिया -2 का स्टेबिलिटी नीचे की ओर घट रहा था, +4 का स्टेबिलिटी नीचे की ओर बढ़ेगा क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे से ही लगता है पॉलिनम में, इसलिए क्योंकि F14 की वजह से वेरी वेरी पुअर शिल्डिंग होगा और उस वजह से ऐसा होगा। +6 का नीचे की ओर घटेगा स्टेबिलिटी। तो ये था वो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट का बात। चलिए अब बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट तो देख लिए, अब बात करने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। अब देखो बाबू, हाइड्रोजन के टुवर्ड रिएक्टिविटी देखना है तो सबसे पहला तो टर्म आता है कि आपको बता दें कि जितना भी चाल्कोजेन है, जितना भी आपको चाल्कोजेन है जिसको हम लोग E से डिनोट कर ले रहे हैं, इसका यदि आपने रिएक्शन H2 से करवाया है तो ये बना लेगा आपको EH2 टाइप का कंपाउंड। कैसा कंपाउंड बनाएगा? EH2। मैंने डिनोट कर दिया है चाल्कोजेन को E से। ये जैसे ही H2 से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा EH2 टाइप का कंपाउंड, जिसमें आपको बता दें कि H2O, H2S, H2Se, H2Te। तो अगर हम लोग बात करें H2O, H2S, H2Te, तो H2O में आपको कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? H बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता ही है कि H2O वाटर में कौन सा बॉन्ड होगा? H बॉन्ड होने वाला है। क्योंकि H बॉन्ड के लिए रूल क्या होता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ H बॉन्ड बनाता है। और वो किससे जुड़ा हाइड्रोजन होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से। जैसे आप जरा ध्यान से देखना, मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया है, ऐसे लिखा फ्लोरीन है और यहाँ HF है, यहाँ पे आपको H बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ भी मैंने फ्लोरीन लिया है और यहाँ HO लिया है, यहाँ भी H बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ मैंने फ्लोरीन लिया है और यहाँ HN लिया है, यहाँ भी H बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ फ्लोरीन और ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे फ्लोरीन ले रहे हैं और यहाँ पे मैंने HS ले लिया है। अब यहाँ पे अगर हम बोले H बॉन्ड तो बोलोगे आप नो H बॉन्ड। क्यों भाई नो H बॉन्ड? क्यों? क्योंकि आपको पता है कि H बॉन्ड के लिए क्राइटेरिया है कि किसको क्या होना चाहिए? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे क्या है? सल्फर। और सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन कभी भी H बॉन्ड नहीं बनाता है। किससे जुड़ा हाइड्रोजन H बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन से। तो ये वाटर में H बॉन्ड तो आ जाता है, लेकिन बाबू अगर हम H2O, H2Se और H2Te की बात करें तो इसमें आपको वीक वंडरवाल फोर्स होता है। क्या होता है? वीक वंडरवाल फोर्स होता है, वंडरवाल फोर्स होता है। जबकि H2O में कौन सा बॉन्ड आता है? H बॉन्ड आता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। ठीक है ना? और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल H2O जो है, ये हम लोग बॉन्डिंग में देखे हैं कि 4 H बॉन्ड फॉर्म करता है। वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O फॉर्म कितना H बॉन्ड? 4 H बॉन्ड। नहीं पता तो देख लेना है। ऑक्सीजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। आपको पता है ना ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होता है, मैंने यही 2 लोन पेयर दिखा दिया। अब देखो H बॉन्ड कहाँ कहाँ से होगा। एक तो बाबू H बॉन्ड ये हाइड्रोजन वाला फॉर्म करेगा, दूसरा यहाँ से फॉर्म होगा, और 2 लोन पेयर की वजह से एक यहाँ से और अगला यहाँ से फॉर्म होगा। मतलब टोटल लोन H बॉन्ड होगा 1 2 3 4। तो H2O में नंबर ऑफ H बॉन्ड कितना होता है? नंबर ऑफ H बॉन्ड 4 होता है। तो पहले तो एक बात समझ लीजिए
क्या क्या मैंने बोला, H2O में क्या होने वाला है, पहले तो मैंने आपको बताया कि जैसे जितना भी ऑक्सीजन फैमिली है, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पॉलिनम, ये सब का सब H2 से रिएक्ट करके EH2 टाइप का कंपाउंड बनाएगा। जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो H2O, सल्फर से H2S, सेलेनियम से H2Se, टेलोरियम से H2Te। अब मैंने बताया कि वाटर में आपको H बॉन्ड बनता है, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम वाले में वैन डर वाल्स फोर्स लगता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 H बॉन्ड बनाता है। अब आइए बात करते हैं फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, तो फिजिकल स्टेट वाइज हम लोग क्या क्या कह सकते हैं। सबसे पहला तो बात आता है बाबू H2O, उसके बाद आता है H2Se, फिर आता है H2Te, ठीक है ना। H2O, H2S, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए H2S को। तो सबसे पहले आता है क्या क्या है, जल्दी से बोलो। पहले आता है H2O, उसके बाद आता है H2S, फिर आता है H2Se और उसके बाद आता है H2Te। तो अगर हम लोग बात करें तो H2O का जो फिजिकल नेचर होता है, वो फिजिकल नेचर आपको मिलने वाला है लिक्विड नेचर का। कैसा है, H2 लिक्विड नेचर का है, जबकि H2S, H2Se और H2Te जो है आपको ये एग्जिस्ट करता है गैसेस फेज में। तो पहले तो फिजिकल नेचर पूछ ले तो याद रखना है वाटर लिक्विड में है, जबकि सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम का हाइड्राइड जो होता है वो आपको किस फेज में एग्जिस्ट करता है, गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है। अब वो बात करते हैं बॉन्ड लेंथ का, बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की बात करने जा रहे हैं। तो बॉन्ड लेंथ वाइज अगर हम लोग बात करें तो कैसे बोलेंगे बॉन्ड लेंथ में, तो आपको पता है ना कि अगर हम बात कर रहे हैं H2O, H2Se, H2Te, ठीक है ना, और इसको H2S, यहाँ H2O। आपको पता है ना कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, तो इधर से इधर आएंगे, ऑक्सीजन से सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम की ओर बढ़ेंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा। तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगा। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो सबसे ज्यादा होगा H2Te, तब होगा H2Se, H2S, H2O। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ होता है वो किसका होता है, H2Te, H2Se, H2S और लास्ट में जाएगा H2O। ये आपका बॉन्ड लेंथ ऑर्डर है। फिजिकल नेचर आपको पता ही है, वाटर आपका लिक्विड नेचर में पाया जाता है, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम आपका गैसेस फेज में एग्जिस्ट करता है। अब वो बात करते हैं हम लोग, इसके बाद आता है इसका बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल से पहले हम आपको थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन पे बात कर ले। तो देखो बाबू, अगर आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो, हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हो तो क्या इफेक्ट होगा हाइब्रिडाइजेशन पे, उसकी बात करने जाना है। जरा ध्यान से देखना, H2O है, H2Se है, H2Te और यहाँ पे ध्यान से देखिए H2O, H2S, H2Se, ठीक है, और H2Te। आपको पता है ना कि वाटर में यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो वाटर का ऐसा स्ट्रक्चर होता है OH, दो लोन पेयर होता है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा प्लस लोन पेयर। आपको दो सिंगल बॉन्ड है तो दो सिग्मा, लोन पेयर दो है तो दो 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 चार हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। जबकि नीचे वाले में जितने भी हैं इसमें आपको नो हाइब्रिडाइजेशन। कारण है ड्रैगोज रूल। मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में ही ड्रैगोज रूल के बारे में बता दिया है। तो नो हाइब्रिडाइजेशन, और ये बॉन्डिंग में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि थर्ड और हायर पीरियड का हाइड्राइड जो होता है, आप इसको नोट करके लिख भी लो, अगर नहीं है तो नोट करके, हाइड्राइड ऑफ थर्ड और हायर पीरियड नॉट शो हाइब्रिडाइजेशन, नॉट शो, क्या नहीं शो करेगा, हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो हाइड्राइड ऑफ थर्ड या हायर पीरियड का हाइड्राइड जो होता है वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता है। तो नहीं शो करता है तो आप देख लो
ये सल्फर सिलीनियम टैलोरियम ये थर्ड और हायर पीरियड का है, सल्फर थर्ड का है, सिलीनियम फोर्थ और टैलोरियम फिफ्थ। तो इसमें कोई तरह का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा और यही रूल कहलाता है ड्रैगोज रूल कहलाता है। कौन सा रूल कहलाता है? ड्रैगोज रूल। तो बाबू ये ड्रैगोज रूल की वजह से आपको पता है यहाँ पे लग जाता है कौन सा रूल? ड्रैगोज रूल लग जाता है। और ये क्या कहता है कि थर्ड और हायर पीरियड का एलिमेंट जो है वो आपको हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करता। तो वाटर का तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया? sp3। जबकि H2S, H2SE, H2TE का कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। अब अगर बात करते हो बाबू हाइब्रिडाइजेशन का बात कर लिए हो तो अब जरा हम लोग बॉन्ड एंगल की भी बात कर लेते हैं। जरा चलिए बॉन्ड एंगल की बात करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। अगला आता है बॉन्ड एंगल। कौन सा एंगल की बात करने जा रहे हैं? बॉन्ड एंगल की बात करने वाले हैं। तो बॉन्ड एंगल क्या है पहले ये देखना है। तो ध्यान से सुनना बाबू, अगर हम बात करें H2O, H2S, H2SE और H2TE, जैसा कि आपको पता है कि H2O वाटर का तो बॉन्ड एंगल आपको दिमाग में रखना भी है। ये वाटर का जो बॉन्ड एंगल होता है छोटो, ये आपका 104 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 104 डिग्री होता है। 104.5 डिग्री भी कहा जाता है। आप इसको ऐसे लिखो 104.5 डिग्री। ठीक है। वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो आप कितना बोलोगे? 104.5 डिग्री बोलोगे। जबकि नीचे वाला में जितना भी है उसमें हाइब्रिडाइजेशन का जो एंगल होता है अप्रॉक्स 90 डिग्री के एंगल के अप्रॉक्स होता है। और कारण आपको मैंने क्लियर कट बताया कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, तो प्योर पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। और ये कौन से रूल से? ड्रैगोज रूल, जो आप बॉन्डिंग में भी पढ़े होंगे। तो ड्रैगोज रूल की वजह से तो सबसे ज्यादा अगर बॉन्ड एंगल की बात करें बाबू, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होने वाला है इसमें H2O में, उसके बाद H2S, फिर H2SE और लास्ट में आने वाला है H2TE। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एंगल है वो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा वाटर में, तब आपको आने वाला है सल्फर, तब सिलीनियम, तब टैलोरियम। ऊपर वाला 104.5 डिग्री है देखो यहाँ पे, और ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो आप बताओ ना, 104.5 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ऊपर में ज्यादा है नीचे कम है, मतलब नीचे आएंगे तो बॉन्ड एंगल घटेगा। उसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा वाटर, तब सल्फर वाला का, तब सिलीनियम वाले का, तब टैलोरियम वाले का। तो ये तो हो गया बॉन्ड एंगल। अगला आता है आपका बॉन्ड एनर्जी। आपको पता है ना कि बॉन्ड एनर्जी जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो अगर हम बॉन्ड एनर्जी की बात करें, बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो जरा ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी वाइज बाबू हम लोग कह सकते हैं बीडीई का अगर हमसे कोई ऑर्डर पूछ ले तो आपको पता है ना कि जितना बॉन्ड एनर्जी जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा। जितना छोटा बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही ज्यादा होगा। तो अब बताओ सबसे छोटा बॉन्ड किसका होता है? वाटर का। तो सबसे ज्यादा जो बॉन्ड एनर्जी होने वाला है वो होने वाला है वाटर, H2, तब होगा H2S, तब होगा H2SE और लास्ट में होगा आपका H2TE। ये हो गया आपका बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, बॉन्ड एंगल भी हो गया आपका, बॉन्ड एनर्जी भी हो गया। अब बात करने वाले हैं बाबू हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का। तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा एच एफ का बात करने जा रहे हैं। डेल्टा एच एफ इन द सेंस की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो आप क्या कहोगे? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वाइज अगर बात करें तो सिंपल सा है कि आप वाटर H2 और H2S का जो बॉन्ड होता है आपको ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो उस वाइज अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहेंगे H2O और H2S का जो फॉर्म्ड होना होता है ये आपका एक्सोथर्मिक होता है। जबकि H2SE और H2TE का बनना ये आपका एंडोथर्मिक होता है, क्योंकि वीकर बॉन्ड होता है, एंडोथर्मिक होता है। क्या मैंने बोला? H2 और H2S कैसा नेचर का है? एक्सोथर्मिक। जबकि ये वाला आपका कैसा है? एंडोथर्मिक नेचर का है। अब आइए बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करते हैं।
किसकी बात करने जा रहे हैं? डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करने जा रहे हैं। जरा ध्यान से समझना है डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। अगर हम लोग बात करें डिसोसिएशन कांस्टेंट की, तो बाबू आपको पता है ना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की अगर बात करते हैं तो डिसोसिएशन कांस्टेंट नथिंग बट दिस इज अ के वैल्यू की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? के की। तो आपको पता है कि वाटर है, H2O है, H2S है, H2SE है और H2TE है। तो हम जान रहे हैं कि इधर से इस तरफ जाएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। एसिडिक नेचर क्या होगा? बढ़ेगा। हाइड्रा एसिड का नेचर जो है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है? नीचे की ओर ग्रुप में डाउन द ग्रुप बढ़ता है और एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो के का वैल्यू भी बढ़ेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा जो के आने वाला है बाबू वो किस में आने वाला है? आपको सबसे ज्यादा होगा H2T, तब होगा H2Se, तब होगा H2S और सबसे कम होगा H2O का। अब आज ये बात करने वाले हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी वाइज, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या कहोगे आप? आपको पता है ना जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा वो जल्दी टूटेगा नहीं, तो थर्मली वो स्टेबल है। जो जल्दी नहीं टूट रहा है वो हीट करने पे जल्दी नहीं टूट रहा है वो स्टेबल है। अब थर्मल स्टेबिलिटी का जो रिलेशन है छोटू, आप कहोगे कि सर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ है। क्या मैंने बोला? थर्मल स्टेबिलिटी किसके इनवर्सली है? बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली है। तो अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी शॉर्टली टीएस लिख रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो जिसका बॉन्ड लेंथ छोटा उसका थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बॉन्ड लेंथ सबसे छोटा होता है H2O का, तब होता है H2S, तब होता है H2Se और लास्ट में होता है H2TE का होता है। अब आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात आता है। किसका बात आने वाला है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना बाबू? तो जरा ध्यान से सुनना, जो ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट का होगा वही बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। एक्चुअली है क्या? H2O, H2S, H2Se और H2TE। आप जैसा कि जान रहे हो कि वाटर में आपको कौन सा बॉन्ड मिलता है? वाटर के केस में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड मिलने वाला है, H बॉन्ड। जबकि यहां से यहां इन लोगों में वन डर वाल फोर्स मिलता है। अब आपको पता है कि स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा होता है? वाटर में H बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, पहले तो एक बात बैठा लो आप कि जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो सबसे पहले डिसाइड करेंगे H बॉन्ड से, ये स्ट्रॉन्गर होता है। H बॉन्ड के बाद फर्स्ट फैक्टर है H बॉन्ड, सेकंड फैक्टर आप वन डर वाल फोर्स से सोचोगे और वन डर वाल फोर्स बढ़ता है मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से। इसके बढ़ने से, मॉलिक्यूलर वेट के बढ़ने से बढ़ता है। तो आप बताओ सबसे पहले सोचना है आपको कौन सा फोर्स से बाबू? H बॉन्ड से। तो वाटर में H बॉन्ड है इसलिए सबसे ज्यादा हो जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। उसके बाद मॉलिक्यूलर, क्योंकि देखो H2S, H2Se, H2Te में सब में वन डर वाल फोर्स लग रहा है, तो वन डर वाल फोर्स किसका ज्यादा होगा? जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। और सब में H2S, H2Se, H2Te में वन डर वाल फोर्स लग रहा है। कैसे पता चला H बॉन्ड? आपको पता है ना ऑक्सीजन से जुड़ा हाइड्रोजन H बॉन्ड करता है, लेकिन ये सल्फर से जुड़ा हाइड्रोजन है, सेलेनियम से और टेलुरियम से ये H बॉन्ड शो नहीं करेगा। तो जहां H बॉन्ड नहीं है वहां वन डर वाल फोर्स लगेगा। वन डर वाल फोर्स लगेगा तो आप सिंपल से बोल सकते हो जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उस सिस्टम का वन डर वाल फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ग्रुप में नीचे आएंगे तो एटॉमिक मास बढ़ता है, मास के बढ़ने से मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो वन डर वाल फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो उसके बाद H2O के बाद H2Te, फिर H2Se और लास्ट में H2S। अगेन चलिए हम इसको सही से आपको समझा दे रहे हैं, एक बार फिर से सुन लीजिएगा। देखो बाबू बात जो हुआ है वो हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट का। आपको ऐसे बैठाना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पहला रूल कहता है कि आप H बॉन्ड से सोचो और दूसरा रूल इसमें कहता है कि जब इफ नो H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो वैसी स्थिति में आपको ये सेकंड रूल कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होगा वन डर वाल फोर्स के। अब वन डर वाल फोर्स के बारे में भी आपको बैठा लेना है कि जो वन डर वाल फोर्स होता है वो डायरेक्टली होता है मॉलिक्यूलर वेट के। तो बाबू देख लो H2O है, H2S है, H2Se है, H2Te है। आपको पता है कि इकलौता जो आपका वाटर है ये शो करता है, कौन सा बॉन्ड शो करता है? H बॉन्ड शो करता है।
जबकि ये भाई साहब जितने भी हैं इसमें वंडरवाल फोर्स लगता है। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन करता है बॉइलिंग पॉइंट ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट को? तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का इसमें ऑर्डर लमसम सेम ही होता है। तो सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्लिक मेल्टिंग पॉइंट होगा वो वाटर का होगा, क्योंकि एच बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो जल्दी बॉयल नहीं हो पाएगा। और उसके बाद इन सब में वंडरवाल फोर्स लग रहा है, तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा होगा H2T का, तब होगा H2SE का, और उसके बाद होगा H2S का। तो अगर आपसे पूछ दे कि सबसे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है हाइड्रोजन फैमिली में, तो H2S का होगा। और सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? वाटर का होगा। कारण क्या है? H बॉन्डिंग। सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा? H बॉन्डिंग है। अब देखो बाबू, रिड्यूसिंग नेचर, एक टर्म आता है रिड्यूसिंग नेचर। तो बात करने वाले हैं रिड्यूसिंग नेचर का। तो रिड्यूसिंग नेचर में क्या क्या इफेक्ट होगा, जरा ध्यान से सुनना है आपको। अगर हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर की, तो आपको पता है कि रिड्यूसिंग नेचर का मतलब क्या है? रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है जो जितना जल्दी हाइड्रोजन देगा उसका रिड्यूसिंग नेचर बहुत ज्यादा हाई होगा। तो आप बताओ रिड्यूसिंग नेचर जो है डॉन द ग्रुप, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज करेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका होगा? सबसे ज्यादा होगा आपको H2Te, तब होगा H2Se, लास्ट में आपको आने वाला है H2S, और सबसे लास्ट में वाटर। ये कौन सा नेचर हो गया? रिड्यूसिंग नेचर होगा। ठीक है बाबू, तो ये आपका रिड्यूसिंग नेचर का ऑर्डर हो गया। तो ठीक है, अगले क्लास हम लोग देखेंगे H2S के बारे में। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।